हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और, पीछे का जो एक्सटर्नल साउंड है उसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर में हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल चेंजेस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अभी तक हमने केमिकल इक्वेशंस वगैरह नहीं पढ़ी हैं। इस बार हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं केमिकल चेंज होता क्या है। अ केमिकल चेंज कैन बी कन्फर्म बाय एनी और ऑल ऑफ दिस फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। केमिकल चेंज जब भी होता है तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कि सॉलिड होता है और ये हमारे केमिकल के बिल्कुल बिलो सेटेड होता है, ठीक है, सेटल हो जाता है। इसके बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, अब जैसे कि हमारा वैक्स है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, हमारा जो वैक्स होता है लिक्विड हो जाता है। यह क्या होगा, चेंज इन स्टेट। जब हम कैंडल बर्न करते हैं ना तो कार्बन प्रोड्यूस होता है ना। अगर हम उस पर पानी डाल दें वो बुझ जाती है तो हमारी कैंडल क्या होती है, तब तक थोड़ी पिघल जाती है। तो क्या होता है, उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा सॉलिड से होता है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है चेंज, ठीक है। और ये होता है सेकंड हमारा एग्जांपल है चेंज इन कलर में। इसमें क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम लेमन जूस ऐड करेंगे तो क्या होगा, कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विल फेड, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है हमारा एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन के। मीन्स क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ गैस, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर। इसमें जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑलवेज अकम्प्लेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज कब होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। रिएक्शन is a term used for demonstrating a change or transformation in which a substance decomposes, combines with other substance or interchanges constituents with other substance, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है, जब कोई भी दो केमिकल रिएक्ट करते हैं तो एक रिएक्शन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि एक केस तो ये होता है, जब हम दो केमिकल एक साथ रिएक्ट करें तो वो कंबाइन हो जाएं, ठीक है। या फिर अपने कंस्टिट्यूएंट इंटरचेंज कर ले। एक केस ये भी होता है जब हम किसी एक केमिकल को हीट प्रोवाइड करके या किसी और मेथड से हम उसको अलग अलग केमिकल्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। दस अ केमिकल इक्वेशन इज़ एन ईजियर एंड मोर कंसीनेंस मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक ईजियर मेथड होता है। इट इन्वॉल्व्स राइटिंग सिम्बल्स एंड फार्मूला। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, हम इसमें लिखते हैं सिम्बल्स एंड फार्मूला इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्ड्स, ठीक है। फॉर ऑल सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो भी सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए हम सिम्बल्स और फार्मूला लिखते हैं। अ केमिकल इक्वेशन ऑल्सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन से हमें और क्या पता चलता है कि किसी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। In which reactants are given on the left side and reaction given side of a reaction and the products are given on the right hand side। तो जिसमें क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उस पर हम लिखते हैं रिएक्टेंट्स और जो राइट हैंड साइड होता है उस पर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन करने पे उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस करने को दे रखे हैं। ट्राई टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट गिवन बिलो एज अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला क्या है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं पोटेशियम का साइन क्या होता है हमारा, पोटेशियम को डिनोट करते हैं हम के से, ठीक है। प्लस हमें क्या दे रखा है, किसके साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम एक मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ, प्लस H2O, ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स।
ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। अब जो हमारा बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो भी हमारा न्यू सब्सटेंस अब बनेगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा। तो न्यू सब्सटेंस इसमें क्या बनता है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ कौन सा, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड हमारा हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस दे रखा है तो हम इसमें H2 का यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस के लिए। कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस नहीं है इसलिए हम सिर्फ एंड यूज़ करेंगे नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया मीन्स अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ओके, इतना सबको क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी जो हमारा ये लेफ्ट साइड है ये हमारे रिएक्टेंट्स है और ये जो राइट साइड है हमारे ये है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये राइट साइड जो है ये है प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट एनी टू ऑब्जर्वेशन इन विच in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. Give an example in support of your answer. अब हमें क्या करना है, हमें कोई दो ऑब्जर्वेशन एक एक्टिविटी के फॉर्म में बताने जिसमें ये शो हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, और हमें कुछ एग्जाम्पल भी देने हैं, एक एग्जाम्पल भी देना है अपने आंसर की सपोर्ट में। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। A chemical change can be confirmed by any two of the following observation. ठीक है, केमिकल चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अगर हमें कोई भी दो चेंजेस मिल रहे हैं, कौन कौन से दो चेंजेस, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस। आप चेंज इन स्टेट का भी ले सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन कलर का भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस का। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है क्या बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इन्वॉल्व। इस टाइम क्या होता है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है विच इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। जिससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा पूरा ये सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। दिस कन्फर्म्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। इससे हमें क्या कन्फर्म हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है। ये इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, CaO दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दैट इज़ वाटर इज विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ CaOH2। ठीक है, also when calcium carbonate is heated it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ये जो आपको ये वाला साइन दिख रहा है ना, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, ये वाला साइन जो है ये हमारा यूज़ किया जाता है जब भी कोई टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, जब हम किसी भी केमिकल को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हम इसका ये ऐसा ट्रायंगल जो हमारा रिएक्शन होता है, रिएक्शन वाला एरो, उसके ऊपर हम ये वाला साइन से डिनोट करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाया गया है, मीन्स हीट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड है गैस। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है वो दो सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कौन कौन सी, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हियर एवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स कौन सी गैस फॉर्म हुई इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। कन्फर्म्स दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जिससे क्या कन्फर्म हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो इस चैप्टर का एक मेन पार्ट है वो पार्ट कवर करेंगे, दैट इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमें जैसे कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो हमें दी गई होती है बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो बैलेंस्ड नहीं होती है। ठीक है, आज हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, टू डिस्क्राइब ए केमिकल रिएक्शन मोर कंसिस्टेंटली इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस आर रिटन। ठीक है, जैसे कि ये हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन को इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ कंसिस्ट फ्रॉम विच यूजेस सिम्बल्स एंड फॉर्मूले ऑफ केमिकल कंपाउंड्स
or elements involved in the reaction. It also indicates the number of atom of each element involved in the reaction. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बहुत ईजियर वे होता है किसी केमिकल रिएक्शन को शो करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबल एंड फॉर्मूला यूज़ करते हैं किसके, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के। ठीक है, और ये हमें और क्या बताता है कि जो हमारे एलिमेंट जो इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में, उसके कितने एटम्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, in a chemical reaction the total mass of the reactant should be equal to the total mass of products। ये चीज़ हमने क्लास 9 में भी पढ़ी है। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। ऐसा क्यों होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन, जो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा वो ठीक कब होगा, जब उसका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, this means the total number of atom of each element should be equal on both sides of chemical reaction। such a equation is called balanced chemical equation। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दोनों साइड जो है किसी एक एलिमेंट के दोनों साइड एटम इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम दोनों साइड इक्वल होंगे, तब वो हमारी जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एंड द मेथड बाय विच इट इज़ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। और जो मेथड हम यूज़ करेंगे उससे हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज द रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लाइम वाटर को हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या मिलता है हमें, दैट इज रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये जो हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज लाइम वाटर। ठीक है, एक्वेसा मीन्स ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की स्टेट होती है। ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व। ठीक है, और किसके साथ रिएक्ट करा गया है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उससे हमें क्या क्या हमें प्रोडक्ट मिले हैं, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज सॉलिड एंड वाटर। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, केमिकल इक्वेशन होगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए कैल्शियम के जो दोनों साइड एटम्स हैं इक्वल है। ठीक है, हाइड्रोजन के दोनों साइड एटम इक्वल है, और ऑक्सीजन के भी दोनों साइड एटम्स इक्वल हैं, और कार्बन के भी दोनों साइड एटम इक्वल हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन दिस रिएक्शन केमिकल हाइड्रोक्साइड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने आपको बताया, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी केमिकल जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो वो एक्वस बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट एज अ गैस। कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रेसिपिटेट दैट इज़ इन द सॉलिड स्टेट। द वाटर इज़ फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, और वाटर जो कि लिक्विड है। ठीक है, द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर डोनेटेड बाय राइटिंग चेंजेस इन्वॉल्व इन द इक्वेशन इटसेल्फ। ठीक है, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमारी इक्वेशन में शो किए गए हैं। इन एनर्जी, इफ़ एनर्जी इज़ यूज इन रिएक्शन देन इट विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हमें कोई भी एनर्जी यूज़ की जाएगी हमारी रिएक्शन में तो इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इफ़ इट इज़ रिलीज्ड, अगर कोई भी एनर्जी रिलीज्ड होती है तो उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कंबंशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसकी जगह हम कोई और भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, so combustion of butane is accompanied by the evolution of heat and light energy along with production of carbon dioxide, water. Therefore the equation for the same will be written as। ठीक है, तो ब्यूटेन को क्या किया गया है, ऑक्सीजन के साथ जब ब्यूटेन रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, हीट एंड लाइट मिलती है। हीट एंड लाइट हमारे क्या है, ये जो हमारी दो एनर्जी हैं ये प्रोड्यूस हुई हैं, तो ये प्रोड्यूस हुई हैं इसलिए इनको राइट हैंड साइड पर डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये आप सोच रहे होंगे कि ये 2 और 13 और 10 क्यों और 8 क्यों लगा है, ये इसलिए लगाया जाता है, ये एक केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, दोनों साइड एटम्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, क्रिस्टल्स एक्सेट्रा फॉर अ रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द फॉरवर्ड एरो इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो
रिएक्शन कंडीशन फॉर अ रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द फॉरवर्ड एरो ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं या क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो इसको ये चीज़ हम कहाँ डिनोट करते हैं, जो हमारा एरो जो होता है ना, जो प्रोडक्ट साइड को डिनोट करता है उसके अबव या बिलो में डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिलो आर सम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नीचे कुछ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो इसमें हमारा क्या हुआ है, हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, मिथाइल अल्कोहल मिलता है। ठीक है, सेकंड हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, जब इसके प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हमें एज अ गैस मिलती है एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वन रिएक्टेंट और टू मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें ऐसे केस में हमारे केमिकल इक्वेशन कैसी बनेगी, एग्जाम्पल दिया है हमें, CaCO3 मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट्स में हमें क्या एग्जांपल दिया है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 2NH3। ठीक है, टू रिएक्ट मीन्स 2NH3 मीन्स अमोनिया। टू रिएक्टेंट्स एंड टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, दैट इज Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो ये रिएक्ट होके क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये हम पढ़ेंगे ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये आगे हम पढ़ेंगे। टू रिएक्टेंट्स एंड 3 और मोर प्रोडक्ट्स, ये भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में। एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमें क्या है, कॉपर प्लस, अब कॉपर को किसके साथ रिएक्ट किया गया है, कॉपर को इसमें रिएक्ट किया गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले हैं, कॉपर सल्फेट, वाटर एंड क्या प्रोडक्ट मिला है, सल्फेट। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड। तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला है इसमें, कॉपर को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, कॉपर सल्फेट, वाटर एंड सल्फर ऑक्साइड। अब हमें इसमें ये जो नीचे एग्जांपल दिए हैं, ये हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, इनके हमें केमिकल रिएक्शन लिखने हैं और उनको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो आप ये इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, ऑन व्हाट, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर्म द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड किस बेसिस पर करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, कि जो रिएक्टेंट्स का मास है वो प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल होना चाहिए। अब हमें एक केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड करने को बोला गया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी हमें दिया गया है। ये नीचे जो इक्वेशन दी गई है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, एक सेकेंड, इस PDF में ये नहीं दिया गया है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ, 1 मिनट, बस 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। Let me do that. आपके NCERT में जो एग्जाम्पल दिया गया है, सबसे पहले हम उस एग्जाम्पल को देखते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन का। तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, Fe, राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2।
ठीक है, ये जो हमारी केमिकल इक्वेशन है ये है अनबैलेंस्ड। ये है हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? स्टेप 1 हमारा क्या होता है? सबसे पहले तो हमें देखना है चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, पहले हमें रिएक्टेंट ये देखना है कि हमारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स के साइड कितने हैं और हमारे प्रोडक्ट साइड कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम। तो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट कि हमारा एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। दूसरा, नंबर ऑफ एटम्स ऑन इन रिएक्टेंट साइड। मैं सिर्फ इतना ही लिख देती हूँ, आप समझ जाएंगे उससे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। और थर्ड कॉलम हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो हमारा आयरन Fe। ठीक है, सेकंड है हाइड्रोजन एंड थर्ड है ऑक्सीजन। अब हमारा जो आयरन है उसके एटम्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 1। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 3। हाइड्रोजन के हमारे रिएक्टेंट साइड एटम कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2। मीन्स हाइड्रोजन के तो एटम्स बैलेंस्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड एटम कितने हैं? 1। और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 4। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि हमारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कौन कौन से एलिमेंट के कितने कितने एटम प्रेजेंट हैं। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। अब हम बैलेंस करने में सबसे पहले क्या देखते हैं? जिस भी नंबर ऑफ एटम्स में, जिस भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है? ऑक्सीजन वाले केस में है ना, एक साइड 1 है एक साइड 4 है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा फर्स्ट केस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ये जो हमारी जितनी भी सॉरी इक्वेशन भी रेज हो गई। हाँ, ठीक है, तो जो हमारे सबसे पहले जो इक्वेशन होती है उसका आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा मेंशन किया है। सबसे पहले हम उसके हर एलिमेंट के बाहर या हर कंपाउंड के बाहर हम क्या करते हैं? एक बॉक्स टाइप बना लेते हैं। ठीक है, तो वो अगर हमें मैं इसी में बना देती हूँ। इस टाइप से हम हर एलिमेंट के चारों तरफ बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, हो गया इतना काम। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या है हमारा H2, जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है उसमें हमारे ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल हैं। ठीक है, और इधर हमारे ऑक्सीजन के कितने हैं? H2O में हमारे ऑक्सीजन का एटम है 1। ठीक है, जबकि जो हमारी रिएक्टेंट साइड है उसमें ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं? 4। तो हम क्या करेंगे? H2O जो है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? Fe प्लस 4। अब ये हमारा जो बॉक्स बनाया है ये हमने इसलिए बनाया ताकि अंदर की चीज़ डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, 4H2O। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई? Fe4H2O विल गिव Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब हमारे ऑक्सीजन के तो दोनों साइड एटम्स इक्वल हो गए। अब हम फिर देखेंगे कि हमारे जो एटम्स हैं वो कहाँ अनइक्वल हैं। अब हम अगर इसमें मेन केस देखें तो हमारे वो हमने पहले वाले टेबल में भी देखा था, जो हमारे आयरन के जो हैं, 1 मिनट में लिख ही देती हूँ। ठीक है, एलिमेंट। ठीक है, और ये आपको पता है सेकंड साइड रिएक्टेंट साइड्स के हम एटम देखेंगे। ठीक है, रिएक्टेंट साइड के, और इधर हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड के। इतना कुछ बार बार मेंशन करने की मैं ज़रूरत नहीं समझती हूँ। ठीक है, और फिर हमारे कौन कौन से एलिमेंट थे? आयरन, हाइड्रोजन
एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो आयरन के कितने थे रिएक्टेंट साइड 1 और प्रोडक्ट साइड कितने थे 3। अब हमारे हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड कितने हो गए हमारे 8 और राइट हैंड साइड हमारे कितने हैं 2। और ऑक्सीजन के क्या हैं, अब ऑक्सीजन के हमारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, 4 और 4 दोनों साइड बैलेंस हो गए। पहले हमारे क्या थे, पहले हमारे हाइड्रोजन के बैलेंस थे, बट अब ऑक्सीजन के बैलेंस होगा। अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में, अब सबसे ज़्यादा डिफरेंस है हमारा हाइड्रोजन में। ठीक है, अब हम हाइड्रोजन के एटम बैलेंस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। अब हम हाइड्रोजन के एटम बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन के अब देखिए हमारे जो है लेफ्ट हैंड साइड हमारे कितने थे 8 थे और राइट हैंड साइड कितने थे 2 थे। मीन्स अगर हम राइट हैंड साइड अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे हाइड्रोजन के एटम कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, आप करते हैं इसी चीज़ को, तो Fe तो हमारा ऐसे ही रहेगा, आयरन 4 H2O भी हमारा ऐसे ही रहेगा। प्रोडक्ट साइड पर हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले फॉर्मूला में हमें कुछ भी नहीं करना है अभी। और हमें हाइड्रोजन के एटम इक्वल करने के लिए क्या करना है, हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारे दोनों साइड हमारे हाइड्रोजन के एटम्स भी इक्वल हो गए इक्वल। ठीक है, अब हमारा डिफरेंस किस में रह गया, अब हमारा डिफरेंस रह गया आयरन में। ठीक है, आयरन में डिफरेंस है गया। अब आयरन के राइट हैंड साइड हमारे कितने एटम है 3 और लेफ्ट हैंड साइड हमारे कितने एटम है 1। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड वाले आयरन के एटम्स को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे दोनों साइड एटम इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं ऐसा, 3 Fe प्लस 4 H2O will give Fe3O4 plus 4 H2। ठीक है, अब इसमें हमारे ऑक्सीजन के दोनों साइड एटम इक्वल है, हाइड्रोजन के भी दोनों साइड एटम इक्वल है एंड ऑक्सीजन के भी दोनों साइड एटम इक्वल है। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड। कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। एनसीईआरटी में भी सेम यही फॉर्मेट दिया है, एक बार मैंने बता दे दिया है, एक बार आप एनसीईआरटी को भी रीड करिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें प्रॉपरली स्टेप्स वगैरह दे रखे हैं, वो उनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि मैं स्टेप्स वगैरह लिख पाऊँ, क्योंकि ये सारा कुछ मैं एक सिंपल फ़ोन से ही कर रही हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम थोड़े एडवांस होते जाएंगे, हम लैपटॉप वगैरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास फ़िलहाल जितना स्पेस है हम उसमें कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छा स्टडी आइटम प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया, मैं इसको ऐसे ही नोट रहने दे रही हूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसको सबको इरेज कर देते हैं। आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस की जाती है। बिल्कुल सब चीज़ एक एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमने एग्जांपल देख लिया था, अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बीइंग कंज्यूम्ड एंड प्रोडक्ट्स बीइंग फॉर्म। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पता चलेगा हमें, रिजल्ट क्या है केमिकल चेंज का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स बीइंग कंज्यूम्ड, जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए रिएक्टेंट्स में, एंड प्रोडक्ट जो भी मिला है हमें, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्पीसीज। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रूव द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये चीज़ें हमें केमिकल इक्वेशन से मिल जाती हैं। अब केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशन क्या है, अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट प्रोवाइड सम अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि, देखिए पहली बात तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। ठीक है, किसी में कोई ना कोई कमी रह जाती है ना, किसी चीज़ में भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। ऐसे हमारी केमिकल इक्वेशन में की भी कुछ लिमिटेशन है। इससे हमें क्या क्या चीज़ नहीं मिलती है,
क्या क्या चीज़ हमें पता नहीं चलती? टाइम नीडेड टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें कुछ भी मिल जाए, हमें कंसंट्रेशन थोड़ी मिल पाएगा हमें केमिकल इक्वेशन से, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन। ये चीज़ें, ये 4 चीज़ हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं मिल पाती है। तो ये 4 क्या है? लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव, हम क्या कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए? प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स यूज्ड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द रिएक्शन अबव और बिलो द एरो, ठीक है। एरो के ऊपर या नीचे हम क्रिस्टल्स यूज या टेम्परेचर, प्रेशर जो भी हमारा यूज़ हुआ है उनको हम नोट करके अपनी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? आयरन प्लस हमारा एक और रिएक्टेंट ऐड किया गया, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो हमें क्या मिला? NH3, ठीक है, क्या मिला? अमोनिया, ठीक है। स्टेटिंग वेदर हीट इज़ बीइंग इन्वॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस हीट, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि हीट इसमें हमें मिली है, तो हमने हीट को डिनोट कर दिया। मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, और उनकी फिजिकल स्टेट। जैसे कार्बन है, कार्बन के आगे एस क्यों लगा है? क्योंकि सॉलिड है। ऑक्सीजन के आगे जी क्यों लगा है? गैस है। और हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है? गैस, ठीक है। एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, और एसिड या बेसिस है ये भी हम बता सकते हैं इसमें। जैसे कि इसमें हमें एग्जांपल दिया गया है मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो इससे हमें क्या मिला? मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? तो यू नो द केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस आर प्राइमरली ऑफ 5 टाइप्स। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? मेनली 5 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। Here we will discuss combination reaction in detail, ठीक है, सारे को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमें एक चीज़ बताई गई है, एक चीज़ पूछा गया है, क्या हमें पता है कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? अब हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। क्या आंसर है इसका? इन दिस रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि 2 और उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यू कंपाउंड बनाते हैं। द रिएक्टेंट्स इन सच रिएक्शंस कैन बी एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। द जनरल इक्वेशन यूज टू रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज A + Z विल गिव AZ। ये एक हमें सिर्फ एक जनरल इक्वेशन बताई गई है कि क्या होगा। जैसे कि A हमारा, एक एलिमेंट हमारा A है, दूसरा एलिमेंट Z है, दोनों कंबाइन होकर हमें क्या देंगे? एक नया कंपाउंड, हमें एक नया प्रोडक्ट देंगे जो कि क्या होगा? A and Z, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोल इज़ प्राइमरीली कार्बन, ठीक है। कोल क्या होता है? कार्बन। व्हेन इट बर्न्स इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। जो एयर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। जब हमारे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं केमिकली तो क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स, ऊपर जो थे ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स थे, अब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम व्हेन मिक्स विद वाटर, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं रिएक्ट्स विद इट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लेट लाइम भी बोलते हैं। द केमिकल इक्वेशन फॉर द सेम इज गिवन एज, और ये हमें इसकी केमिकल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। Hence in combination reaction 2 or more compound combine to produce one
एंड वन एंड ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। जनरली कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन टू और मोर कंपाउंड कंबाइन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है, जिनमें कोई भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और एंडोथर्मिक होते हैं हमारे, जिनमें कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। Hence, it can be concluded that combination reaction are generally exothermic in nature. In the above activity, calcium oxide combines with water to give only one single product, that is calcium hydroxide. However, there are very few combination reaction which are endothermic in nature. One of example of such reaction is combination of nitrogen and oxygen gas to form nitrogen dioxide, ठीक है। मतलब जैसे कि जनरली जो हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो तो एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। केमिस्ट्री में बहुत एक्सेप्शंस है। इस केस में हमें एक एक्सेप्शन दिया गया है जो कि एंडोथर्मिक होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। तो ये कौन सा एक हमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होते हैं केमिकली तो बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो क्या करती है, जो इसमें ये हमारा कैसा रिएक्शन होता है, ये हमारा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, कोई भी एनर्जी होती है जो एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है, रिएक्टेंट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। What happens when coal is burned? कोल बर्न होता है तो क्या होता है, ऑन बर्निंग कोल कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोल बर्न होता है तो क्या होता है, जब भी कोल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इट ऑल्सो गिव्स अ लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है इससे। हैंस बर्निंग ऑफ कोल इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बर्निंग ऑफ कोल क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। डू यू नो लाइम वाटर और स्लेट लाइम is used to white washing of wall. It combines with carbon dioxide present in the air to form a thin layer of calcium carbonate. The chemical formula of calcium carbonate is CaCO3. Okay, the chemical equation involved in the reaction can be presented as, और ये हमें chemical reaction की जो इक्वेशन है वो दी गई है, slaked lime when combines with carbon dioxide will give calcium carbonate and water. Okay, एक क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज़ एक्सोथर्मिक। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, ओनली वन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन सच रिएक्शन, द रिएक्टेंट्स in such reaction can be elements as well as compound as we read above. Okay, the general equation used to present the combination reaction is a plus z will give az, ठीक है। इसका हमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, a large amount of heat is involved during this process which increases the temperature of the system. Hence the combination of calcium oxide and water is exothermic in nature. तो ये हमारा कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। क्यों, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। हमारा सेकंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी नो दैट केमिकल रिएक्शंस आर प्राइमरली ऑफ 5 टाइप्स, ठीक है। हमें पता है कि मतलब 5 टाइप के होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अब हम कौन सा पढ़ना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हमें एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 3 ग्राम ऑफ ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राइंग बॉइलिंग ट्यूब, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, ऑब्जर्व द चेंज इन कलर एंड द क्रिस्टल ऑन हीटिंग। ये आप अपनी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इट विल बी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ क्रिस्टल्स अंडरगो अ चेंज। हमें देखने को क्या मिलेगा, जो कलर्स ऑफ क्रिस्टल होगा वो चेंज हो जाएगा। ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज ऑब्जर्व, और हमें क्या मिलेगी, जो हमारी स्मेल होगी सल्फर की बर्न करने पे वो भी चेंज हो जाएगी। अब आपको पता है ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, हियर द ग्रीन क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट लूज वाटर एंड हीटिंग। तो जब हम फेरस सल्फेट के जब हम हीट करेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर लूज करेंगे। हैंस अ चेंज इन कलर इज सीन इन क्रिस्टल। तो क्या होगा, उनके कलर में चेंज मिलेगा क्रिस्टल्स के। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेस इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। और जब हम इसको और हीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये 3 सब्सटेंस में ब्रोक हो जाएगा, 3 सब्सटेंस में डिकम्पोज हो जाएगा। कौन कौन से, एक तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड है। और जो हमारा एबव जो हमने एक्टिविटी की उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेरस सल्फेट व्हेन हीटेड विल गिव फेरिक ऑक्साइड, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Here ferrous sulfate breaks down or decomposes to form three new substances, ठीक है। Hence it is an examples of decomposition reaction. तो ये किसका एग्जाम्पल था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब हम एक बार देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मेन डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इन दीज रिएक्शंस
अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन और डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस होता है वो 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 एलिमेंट और कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें हमारा एक कंपाउंड जो है वो 2 एलिमेंट या कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। वी नो दैट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, सिमिलरली देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ओनली वन प्रोडक्ट होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ओनली वन रिएक्टेंट होता है, ठीक है। द जनरल इक्वेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्स वाई विल गिव एक्स एंड वाई, ठीक है। Decomposition reaction requires a source of energy in the form of heat, light or electric to decompose the compound involved. Hence, these reactions can be classified into 3 types depending on the source of energy of reaction. ठीक है, जब भी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या होती है कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिकम्पोजिशन बाय हीट और थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोलाइसिस, डिकम्पोजिशन बाय लाइट और फोटोलाइसिस, ठीक है। Let us now study 3 different types of decomposition reaction. One of the most common example of thermal decomposition reaction is the decomposition of calcium carbonate, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट when heated decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide, ठीक है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने क्या यूज़ किया, इसमें हमने हीट यूज़ की, ठीक है। इन दिस रिएक्शन one compound that is calcium carbonate breaks down to form 2 compounds, namely calcium oxide and carbon dioxide. Hence, it is an example of decomposition reaction. Commercially, this reaction is very important and calcium oxide obtained as a product of this reaction is used in the cement and glass industries, ठीक है। अब हमें फिर एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अबाउट 3 ग्राम ऑफ सॉलिड लेड नाइट्रेट इन अ boiling tube. Now the color of compound, note the color of compound, heat it in a flame of Bunsen burner, observe the change taking place. You will observe that emission of brown fumes occur. These fumes are nitrogen dioxide. During this reaction, lead nitrate decomposes to form lead oxide, nitrogen oxide and oxygen gas. The following reaction takes place. ये जो भी रिएक्शन होगा उसकी हमें इक्वेशन दे रखी है। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमें एक फैक्ट दे रखा है, द ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, ठीक है। डू यू नो दैट केमिकली मार्बल इज़ नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारा ताजमहल है वो किससे बना है, मार्बल से बना है, वाइट मार्बल से बना है। लेकिन मार्बल क्या होता है, मार्बल एक्चुअल में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो हमारा ताजमहल किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सम कंपाउंड्स, अब हमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड, दे डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड वाटर और स्टीम, ठीक है। तो जब भी हम मेटल हाइड्रोक्साइड को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है, ठीक है। सेकंड केस है मेटल कार्बोनेट्स, डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम मेटल कार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल बाइकार्बोनेट्स, दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस मेटल कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो जब हम मेटल बाइकार्बोनेट्स को जब हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोर्थ केस क्या है, मेटल नाइट्रेट्स, दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जब हम मेटल नाइट्रेट्स को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। इनके सबके एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जब हम कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड और वाटर। सेकंड केस में हमें एग्जांपल दे रखा है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थर्ड केस में हमें एग्जाम्पल दे रखा है हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस गैस प्लस वाटर, ठीक है। और फोर्थ केस में हमें एग्जांपल दे रखा है व्हेन मैग्नीशियम नाइट्रोक्साइड, व्हेन मैग्नीशियम
हाँ, व्हेन मैग्नीशियम नाइट्रेट, जब हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। When electricity is passed through water containing a few drops of sulfuric acid, it breaks down to give its constituent element as product, hydrogen and oxygen. This is known as electrolysis of water. Electrolysis के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Let us understand decomposition by electricity with one of its application in the real world. When silver chloride is kept in the sun, it decomposes to form chlorine gas and metallic silver. As the reaction proceeds, white colored silver chloride turns grey because of the formation of silver chloride. Chloride produced in the reaction escapes to environment as it produces the gaseous state. ठीक है, तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, वो क्लोरीन गैस और मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिल्वर अलग हो जाती है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन प्रोड्यूस इन द रिएक्शन एस्केप, जो हमारी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, वो इन्वायरमेंट की अदर गैसेस के साथ मिक्स हो जाती है। ठीक है, और इसको हम और क्या बोलेंगे, ये जो हमारा रिएक्शन है, ये जो हमारे फिगर में शो किया गया है, ये है फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक हमें ये दे रखा है सिल्वर क्लोराइड वाला। ठीक है, दोनों को याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसका हमें इक्वेशन दे रखी है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट विल गिव सिल्वर एंड क्लोराइड। ठीक है, एक और एग्जांपल है, सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो अंडरगोज डिकम्पोजिशन इन सिमिलर मैनर व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सो व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन सनलाइट विल गिव सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। ओके, as above, bromine gas will escape in the environment. Okay, as the above reaction are sensitive to light, they are used in black and white photography. ये पहले के टाइम में यूज़ होता था। ये वाले जो रिएक्शन होते थे ये लाइट के सेंसिटिव होते हैं, इसलिए ये वाले रिएक्शंस पहले ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते थे। इट इज़ सीन इन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा एक तरह से जो अभी हमने ऊपर ये जो केस दे दिया डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी की जगह डिकम्पोजिशन बाय एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज़ किया है ना, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू डिकम्पोज द कंपाउंड। ठीक है, हैंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर कैसा होता है, द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इज ग्रीन। ठीक है, ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड ड्यू टू दिस द कलर ऑफ कंपाउंड चेंजेस टू वाइट और कलरलेस। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स गिव फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. Decomposition reaction occur in this change because ferrous sulfur crystals are broken down into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Okay, second question क्या है, given an example of decomposition reaction, describe an activity to illustrate such a reaction by heating. Okay, और हमें इसकी एक्टिविटी दिखानी है. एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन हमें दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो इसका मैं एग्जाम्पल है 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट इज टेकन इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड हीटेड. ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज लेड नाइट्रेट व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड विल गिव लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हमें पता है, फिर से हमें वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि हमें पता है जो केमिकल रिएक्शन होते हैं 5 टाइप के होते हैं, जिसमें हम कौन सा वाला पढ़ेंगे, थर्ड वाला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
In this part, we will discuss displacement reaction and double displacement reaction in detail. In displacement reaction, a more reactive metal displaces a less reactive metal from लेटर सॉल्ट. अब हमें इसमें नेम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी. ओके, रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डू यू नो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. दे आर सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कैन बेटर बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर. अब हमें सिर्फ एग्जांपल दे रखा है. फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा रेड कलर से डिनोट किया गया है ये हमारा एलिमेंट 1 है. ठीक है, ये है एलिमेंट 1. और ये वाला जो हमारा ब्लू से डिनोट किया गया है ये है एलिमेंट 2. ठीक है, और ये वाला जो हमारा ग्रीन से डिनोट किया गया है ये है एलिमेंट 3. ठीक है, अब जब इनका रिएक्शन किया गया तो क्या हुआ, हमारा एलिमेंट 1 अलग हो गया और 2 और 3 कैसे होगा, कंबाइन हो गए. ठीक है, एलिमेंट 1 अलग हो गया और 2 और 3 कैसे हो गए, कंबाइन हो गए. इन द अबव फिगर यू हैव 3 ब्लॉक्स. इट विल बी ऑब्जर्व दैट द वाइट रेड एंड ब्लू blocks are fixed, green blocks is aloof. Now if blue block is detached from the red and fixed with green, it will mean that green block displaces the red block. तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रीन ब्लॉक ने रेड ब्लॉक को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है, मीन्स जो हमारा एलिमेंट 3 है उसने एलिमेंट 1 को डिस्प्लेस कर दिया. ये हमारा हो गया सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, thus in a single displacement reaction an uncombined single element replaces the other element present in the compound. Another element present in the compound. Okay, another example of single displacement reaction हमें दिया हुआ है zinc. When we combine zinc and copper sulfate, this will give zinc sulfate and copper. Means हमारे zinc ने क्या करा है, copper को displace कर दिया. ठीक है, the reactivity of metals can be known from the reactivity series which list metal in their respective order of reactivity. Most reactive at the top and least reactive at the bottom. Okay, now consider the following figure. अब हमें ये जो दूसरा फिगर दिया हुआ है ये किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट का. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस? In the above figure there are 4 different blocks with different colors in 2 pairs. These blocks are detached. When the blue block is exchanged with the yellow block, this represents that the double displacement reaction. ठीक है, double displacement reaction is a bimolecular process in which parts of 2 compounds are exchanged to give 2 new compounds. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं. लेस जो हमारा मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है. ठीक है, और 2 हमें न्यू कंपाउंड मिलते हैं. द जनरल इक्वेशन यूज टू प्रेजेंट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिटन एज व्हेन AB is combined with CD will give AD and BC. Okay, double displacement reaction have 2 common features. ठीक है, firstly 2 compound exchange their ions resulting in the formation of new compounds, and secondly one of the new products formed would be separated from the mixture in some way, commonly as gas or solid. ठीक है, इतना सबको समझ में आया. हमें एक और एक्टिविटी देखिए, इसको भी परफॉर्म करके देखते हैं. ये सारी एक्टिविटी अगर आपके स्कूल में केमिस्ट्री लैब नहीं भी है तो भी आप इसको अपने घर पे ही बैठ के कर सकते हैं. कैसे, ऑनलाइन कर सकते हैं आप इस एक्टिविटी को. एक ऑनलाइन ऐप है O Labs. ठीक है, ऑनलाइन लैब से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे. ओके, उस पर भी आप इन एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं. तो एक्टिविटी देखते हैं क्या है. टेक 2 ml each of lead nitrate and potassium iodide solution in 2 separate test tubes. ठीक है, gently pour the potassium iodide solution into lead nitrate solution. As you soon do this, you will observe the formation of yellow precipitate. ठीक है, yellow precipitate is of lead iodide. In this reaction 2 compounds lead nitrate and potassium iodide react by exchanging their ions to form new compounds that are lead iodide and potassium nitrate. तो इसमें क्या हुआ, जब हमारे किस ने रिएक्ट किया, जब हमारे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ने रिएक्ट किया तो हमें नए प्रोडक्ट क्या मिले, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट. मीन्स फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे आयोडीन ने जो है वो आयोडाइड ने नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया. हमारे पोटेशियम ने हमारे लेड ने पोटेशियम को डिस्प्लेस कर दिया, पोटेशियम ने लेड को डिस्प्लेस कर दिया. ओके, द इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज गिवन बिलो. हमें
सेकेंड एक्टिविटी दे रखी है, टेक 500 ml बीकर्स एंड एड 20 ml वाटर इन दैम. ओके, लेबल द बीकर्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. Add 5 gram of copper sulfate to beakers 1 and 2, 5 gram of zinc sulfate to third and fifth, and 5 gram of iron sulfate to beaker 4. Now add some iron nails to beaker second and fifth. Copper turning to beakers third and fourth, and zinc granules to beaker 1. Then keep the beaker undisturbed for some time and observe carefully. ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या क्या हमें रिएक्शन देखने को मिला. यू विल ऑब्जर्व द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस इन बीकर फर्स्ट एंड सेकेंड. ऑन द अदर हैंड नो चेंजेस ऑब्जर्व इन द बीकर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. कैन यू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इनमें सब में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है. अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं. इन बीकर 1 जिंक रिप्लेसेस कॉपर Cu फ्रॉम कॉपर सल्फेट. ठीक है, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है. सॉल्यूशन फ्रॉम जिंक सल्फेट एंड कॉपर. बिकॉज ऑफ दिस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस. ठीक है, तो हमें क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो डिस्प्लेस होके कैसा बन गया, रेडिश ब्राउन. ठीक है, कॉपर गेट्स डिस्पोज्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर. द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज zinc when zinc is reacted with copper sulfate will give zinc sulfate and copper because zinc is more reactive than copper. ठीक है, similarly in second beaker iron replaces copper from copper sulfate solution, hence the color of solution changes from blue to green and reddish brown substance get deposited on the iron nail. ठीक है, इसकी हमें केमिकल इक्वेशन दे रखी है. when iron is reacted with copper sulfate will give iron second sulfate and copper. Do you know why there are no change in beaker third, fourth and fifth? आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में बीकर में कोई चेंज ही नहीं हुआ. Since no change is observed in the beaker third, fourth and fifth, it can be concluded that copper is less reactive than zinc and iron. Okay, hence copper cannot replace zinc from zinc sulfate solution and iron from iron sulfate solution. Therefore we can also say that the iron is less reactive than zinc. तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हुआ, जिंक. उससे लेस रिएक्टिव आयरन, लीस्ट रिएक्टिव हमारा इसमें इन तीनों में हमारा लीस्ट रिएक्टिव कौन है, कॉपर. हेंस आयरन कैन नॉट रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. Hence, it can be concluded in displacement reactions, a more reactive metal replaces a less reactive metal from its salt solution, whereas a less reactive metal cannot replaces a more reactive metal. Okay, types of double displacement reaction. A double displacement reaction is of 3 types. एक तो precipitate reaction होता है. In precipitation reaction, soluble iron in the separate solution are mixed together to form an insoluble compound that is settled down as solid. This insoluble compound is called precipitate. ठीक है, precipitate reaction में क्या होता है, जब हमारे दो कोई भी हमारे सॉल्यूशंस मिक्स किए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कंपाउंड हमारा नीचे फॉर्म हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है एज सॉलिड फॉर्म. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट. If an aqueous solution of sodium sulfate is mixed with barium chloride, it will be observed that a white insoluble substance is formed. ठीक है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है तो क्या होता है, वाइट insoluble substance फॉर्म होता है. The white insoluble substance is called precipitate. Here barium chloride reacts with sodium sulfate to produce barium sulfate, while insoluble precipitate and sodium chloride. Thus this is an example of double displacement reaction. The chemical equation involved in the reaction is when barium chloride and sodium sulfate are combined, they will give barium sulfate and sodium chloride. एक होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. ओके, इसका एग्जांपल दिया है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विल गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर. सोडियम सल्फेट क्या है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर, और हमें क्या मिला, वाटर. ठीक है, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन. गैस फॉर्मिंग रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच आइदर वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज फॉर्म इन गैसेस स्टेज और अ प्रोडक्ट डिकम्पोजेस इंस्टेंटली टू फॉर्म गैसेस कंपाउंड. ओके, इसका एग्जाम्पल दे रखा है हमें, व्हेन नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम सल्फाइड कंबाइन दे विल गिव सोडियम नाइट्रेट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में. Oxidation and reduction reaction. You must have observed that when butter is kept in open for a long time, it becomes rancid. Okay. Also, it smells, taste, and undergo change. Do you know why? This is because butter undergoes
ऑक्सीडेशन, ठीक है। इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेनिस्टिविटी। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेनिसिडिटी, और इसको क्या बोलते हैं, हम रेनिसिडिटी बोलते हैं। What is oxidation? Oxidation is defined as a process that involve a gain of oxygen and loss of hydrogen, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हमारा सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन गेन कर लेता है, हाइड्रोजन लॉस कर देता है, ठीक है। When a substance gain oxygen and losses hydrogen during a reaction, it is oxidized। तो जब भी हमारा कोई भी सब्सटेंस होता है जो वो ऑक्सीजन गेन कर लेता है, हाइड्रोजन लॉस कर देता है, तो क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब हमें इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, टेक 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर रेडिश ब्राउन इन कलर इन चाइना डिश एंड हीट इट ओवर अ बर्नर, ठीक है। अब हमें इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, इट विल बी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम द सर्फेस ऑफ द पाउडर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ब्लैक सब्सटेंस, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। एक्चुअली इन द प्रोसेस कॉपर पाउडर गेन्स ऑक्सीजन, thus it gets oxidized to form copper oxide on heating, this process is called oxidation, ठीक है। एक एग्जांपल दे दिया हमें, now if hydrogen gases pass over heated copper dioxide, then black coating on the surface turns brown, this is because reverse reaction take place and copper is reobtained, okay। Here copper second oxide loses oxygen and gets reduced to copper, this process is called reduction, ठीक है। अब what is reduction, reduction क्या होता है, reduction is defined as a process that involves a gain of hydrogen gas and loss of oxygen, when a substance loses oxygen or gain hydrogen during a reaction, this is reduced, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है, जब भी हमारा कोई सब्सटेंस होता है वो हाइड्रोजन गेन करता है, ऑक्सीजन लूज करता है, तो वो क्या होता है, हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। Oxidation and reduction always take place simultaneously. Therefore, reactions involving oxidation and reaction are known as redox reaction, ठीक है। Red from reduction and ox from oxidation reaction. In redox reaction, one substance is oxidized while the other is reduced. The substance that are reduced provide oxygen and remove hydrogen in of course of reaction are called oxidizing agent, ठीक है। जो हमारे reduce हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, oxidizing agent। These substance oxidize other chemicals in reaction and are reduced in the process। On the other hand, the substance that are oxidized, और जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, reducing agent, remove oxygen और provide hydrogen, ठीक है। इसका हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो इसमें क्या हुआ, रिमूवल ऑक्सीजन हो गया, है ना, एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, वाटर बन गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया और वो क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। इन द अबव रिएक्शन CO2 gets reduced to CO, means carbon dioxide get reduced to carbon monoxide, here carbon dioxide is oxidizing agent, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म वाटर, हेयर therefore H2 is reducting agent, ठीक है। We came across many examples of redox reaction in our daily life. For example, in the process of corrosion, metals combine with oxygen and gets corrode. Again, food gets spoiled when it is oxidized in the process called renicity. We will discuss them separately, ठीक है। अब हम corrosion और renicity को separately देखते हैं। corrosion क्या होता है, it may be defined as a process where materials, usually metals, are deteriorated because of chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc. For example, corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron nails, ships, and all objects made of metal, especially those made of iron. Iron in the presence of moisture reacts with oxygen to form iron third oxide. This reaction is represented as। अब corrosion में क्या होता है, corrosion में हमारी कोई भी substance जो होता है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, एयर, मॉइस्चर, केमिकल वगैरह के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो हम इसका डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं रस्टिंग का, है ना, आयरन की रस्टिंग होती है ना, तो उसमें क्या होता है, हमारी आयरन होती है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। जब हम कोई भी आयरन का कोई भी पीस ऐसी ऑक्सीजन में पड़ा छोड़ दें, मतलब बाहर ऐसी इन्वायरमेंट में पड़ा छोड़ दें, तो क्या होता है, उसमें थोड़े दिनों बाद जंग लगना शुरू हो जाती है। तो वो जंग क्या होती है, तो हमारा आयरन क्या होता है, कॉरोड हो जाता है, ठीक है, कॉरोड हो जाता है। तो इसका हमें इक्वेशन भी दे रखी है, व्हेन आयरन एक्सपोज टू ऑक्सीजन विल गिव
what no when iron is exposed to oxygen and water will give hydrated iron oxide. ठीक है, that is rust. This hydrated iron oxide is rust. If not controlled, rusting can corrode the entire iron present in an object. As rust is softer than iron, its strength the object decreases when the rusting takes place. Every year, a large amount of money is spent on the maintenance of structure made of iron, such as bridges, rails, and ships. Okay, अब पढ़ते हैं हमारा last topic, that is rancidity. When fats and oil are oxidized, they become rancid, and their smell and taste also change. Thus, the oxidation of fats and oils can be easily observed by changing in their state and smell. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैन बी प्रिवेंटेड इन मैनी वेज. तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बहुत सारे वेज हैं. 2 कॉमन मेथड्स आर डिस्कस्ड बिलो. ठीक है, स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयर टाइट कंटेनर. हम फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं. बाय डूइंग सो द ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेशन बिकम लिमिटेड, hence oxidation can be prevented. Sometimes antioxidants are added to food to prevent their oxidation. These antioxidants are oxidized first, which slows down the process of rancidity. These are reduction agents. Normally vitamin C and vitamin E are added as antioxidants. ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट. अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं. What is oxidation reaction? Give an example of oxidation reaction. Is oxidation an exothermic or an endothermic reaction? इसका solution क्या है? The reaction in which a substance gains oxygen or lose hydrogen hydrogen is called as oxidation reaction. For example, when copper C is heated in presence of air, it gets oxidized to form copper oxide. ठीक है, तो क्या होता है जब हम कॉपर को एयर के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारी कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो उससे हमें क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड. द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Cu when exposed to copper and heat is given to it will give copper oxide. Since heat energy is consumed during this process, therefore it is an endothermic reaction. तो ये हमारा कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या है? रिएक्टेंट्स हमारी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हुआ होगा. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी से जल्द अपलोड कर दूँ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.